Hello everyone and welcome to my class. To continue with the second chapter of class 8th history from trade to territories. Till so far we have discussed about how the Britishers have used their policy of paramountcy to establish their hold over the Indian states. How they fought different wars against different kingdoms and then captured their territories and merged them into the British Empire in India, made India as their biggest colony. Now, in this section, I'll be discussing about another important policy that was adopted by the Britishers, that was doctrine of lapse. Now, this policy and what steps were taken by the Britishers to extend their administrative functions in India. Right. So let's start with the doctrine of lapse. This policy was introduced by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie was a Governor General of British India from 1848 to 1856. This was the time period when he was the Governor General of British India here in India, right? And he was looking after the British administration in India. Now, this Lord Dalhousie made this policy. According to the policy, if any Indian ruler died without a natural heir, then his kingdom will be taken by the British government. Right? His kingdom was merged with the British Empire. Suppose if the ruler, Indian ruler, had adopted a son, that adopted child is not considered as the next ruler, right? So this was the policy of doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें डलहौजी ने कहा कि इंडियन रूलर्स जो हैं, अगर उनका कोई भी संतान नहीं है, अगर कोई भी लड़का नहीं है, तो ऐसे में अगर राजा की मृत्यु होती है तो उनकी जो किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दी जाएगी, राइट? अगर राजा ने किसी पुत्र को गोद लिया है तो उसे नया राजा नहीं माना जाएगा, राइट? तो ये ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसी निकाली थी और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इस पॉलिसी का ये था कि अगर किसी इंडियन रूलर को ये पाया गया कि उसके राज्य में, उसकी किंगडम में मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे कार्यभार ढंग से नहीं संभाल पा रहा राजा, तो ऐसे में भी उसकी जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेंगे, right? If any Indian ruler found not ruling the kingdom properly, if maladministration is found in his kingdom, then the Britishers will take over the kingdom and merge it with the British Empire here in India, right? सो इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने कई इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में लिया, जैसे सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और बाद में अवध को। ये जो सारे थे, सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये इनके जो रूलर्स थे उनका अपना नेचुरल हायर नहीं था, अपना कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इनके राज्यों को लिया गया। ब्रिटिशर्स ने अपने किंगडम्स को कैप्चर किया और बाद में अवध को भी ले लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। रीज़न बीइंग, अवध के जो नवाब थे वो उन पे ये चार्जेस लगे कि वो अपने किंगडम को ढंग से नहीं चला रहे हैं, तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज उन पर था, इसलिए अवध को भी ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य में मिलाया, राइट? नाउ यही कारण थे कि ये जो इंडियन रूलर्स थे इन स्टेट्स के, दे बिकेम अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, और बाद में जाके उनका गुस्सा इतना भड़का अंग्रेज़ों के खिलाफ कि 1857 में क्रांति हुई। ऑल दिस पॉलिसी वाज वन ऑफ द रीज़न ड्यू टू विच द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फॉट बाय द इंडियन रूलर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज देयर किंगडम्स वर टेकन बाय द डलहौसी और द ब्रिटिशर्स, राइट? सो दिस इज अनदर पॉलिसी जहाँ पे बिना लड़ाई के अंग्रेज़ों ने कई इंडियन स्टेट्स को अपने साम्राज्य में मिलाया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक एक करके अलग अलग राज्य जीतते जा रहे हो, लेकिन उनको चलाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो देखा जाता है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का देखा जाता है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे।
1772 से लेकर 1785 के बीच में इन्होंने गवर्नर जनरलशिप यहाँ की देखी, ब्रिटिश इंडिया की देखी, जिसमें कि उन्होंने कई स्टेप्स लिए और स्पेशली स्टेप्स वर टेकन इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने कई कार्य किए। जैसे सबसे पहले जो है पूरे ब्रिटिश जो साम्राज्य भारत में था उसको 3 प्रेसिडेंसीज में बांटा, 3 रीजन्स में बांट दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, आप नए नाम यूज़ नहीं करेंगे, चेन्नई यूज़ नहीं करेंगे या मुंबई यूज़ नहीं करेंगे, जो उस समय पे नाम थे उन्हीं को यूज़ करेंगे। और अब तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर अपॉइंट किए गए जो उस प्रेसिडेंसी का काम देखते थे, और इन तीनों प्रेसिडेंसी का जो सुप्रीम हेड होता था वो होता था गवर्नर जनरल, राइट। उसके बाद हर प्रेसिडेंसी के हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाई गई। एक थी क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत भी कहते थे, और दूसरी थी सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत भी कहते थे, राइट। तो इस तरह से कोर्ट्स बनाए गए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ताकि न्याय जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। ज़्यादातर इन कोर्ट्स में यूरोपियंस होते थे, पर इंडियंस को भी इनमें शामिल किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट थी वो थी कलेक्टर की। कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टर, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो था वो कलेक्टर किया करता था। इंडियन लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि यूरोपियन जजेस उनको समझ सके, वकील उन्हें समझ सके, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए ब्राह्मण्स और जो मौलवीस और जो मुफ्तीस होते थे, काजीज होते थे, इनसे राय ली जाती थी। इनको कहा जाता था कि इंडियन लॉज के बारे में बताएं, और फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता था यूरोपियन लैंग्वेज में, सो दैट द जजेस कैन अंडरस्टैंड, राइट। अक्सर देखा गया है जो मुफ्तीस होते हैं वो इस्लामिक लॉ को समझने वाले लोग होते हैं, उनको पूरा नॉलेज होता है जिन्हें इस्लामिक लॉ का, राइट। तो इस तरह से उन्होंने अपना लॉ से संबंधित जो जानकारी है वो लेनी शुरू की। लेकिन जब हम हिंदू लॉज की बात करते हैं तो अलग अलग ब्राह्मण या अलग अलग पंडितों द्वारा अलग अलग तरीके से लॉज को इंटरप्रेट किया जाता था, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी। अब ऐसे में उन्होंने 1775 में 11 पंडितों का एक बोर्ड बनाया, और उन 11 पंडितों को ये टास्क दिया गया कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग हिंदू लॉज को लिखा जाए, राइट। और एक वॉल्यूम तैयार की हिंदू लॉज की, और जिसे बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। सिमिलरली मुस्लिम लॉज को भी इसी तरह से लिखा गया, और सिविल कोड ऑफ हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज वर मेड एट दैट टाइम, जो हम आज तक फॉलो करते हैं, राइट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को इम्पोज किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट बनाने के मांग रखी, और सुप्रीम कोर्ट बनाया भी गया। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अ कोर्ट ऑफ अपील ऑल्सो वाज कंस्ट्रक्टेड, जिसको सदर निज़ामत अदालत भी कहा गया। ये दोनों जो हैं वो कलकत्ता में बनाए गए थे, राइट। सो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू कि कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो वो बनाया था आपका कलकत्ता में, ठीक है। कलेक्टर की जो पोस्ट थी, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई थी, और जो कलेक्टरेट का ऑफिस था, जो कलेक्टर का ऑफिस था, कलेक्टरेट जिसे कहते थे, इट बिकेम अ सेंटर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। क्योंकि जितना भी पैसा कलेक्ट करने का काम होता था, जो भी पैसा आता था वो कलेक्टर के हाथ में आता था, तो इसीलिए ही बिकेम वेरी द कलेक्टर पोस्ट बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट, right. So this is how the steps were taken to consolidate the British power on Indian soil. इस तरह से उन्होंने अपने आप को इंडिया में अपने जो होल्ड है उसे मजबूत किया, राइट। इंडियन स्टेट्स को रूल करना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशंस बनाने स्टार्ट किए ताकि वर्किंग की जा सके, अपने हिसाब से इंडिया को रूल करना शुरू किया था, राइट. So I'll be doing one more video on this chapter, and then I'll be doing conclusion of the chapter.
So keep on watching my videos. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.